Morning class. Today we are starting with our new chapter number 16, Management of Natural Resources. So, what are our resources and what are our natural resources and how to manage that? Okay. So, this is a theoretical, not so much difficult chapter. It will be easy to understand. We will go a little bit faster. We learned in class 9th about some natural resources like soil, air, and water, and how various components are recycled over and over again in nature. In the previous chapter, we also learned about the pollution of these resources because of some of our activities. In this chapter, we shall look at some of our resources and how we are using them. Maybe we would also think about how we ought to be using our resources so as to sustain the resources and conserve our environment. We shall be looking at our natural resources like forest, wildlife, water, coal, and petroleum and see what are the issues at stake in deciding how these resources are to be managed. For sustainable development, we often hear and read about the environmental problems. These are often global level problems, and we feel helpless. And then there are our own national laws and acts for environmental protection. There are also national and international organizations working towards protecting our environment. आपको पता हो तो जो भी चीज़ें हमको मिल रही हैं वो जनरली देखा जाए तो नेचुरल रिसोर्स से ही हमको मिलता है. से फॉर एग्जांपल आप प्लास्टिक बोलते हो तो प्लास्टिक है तो मैन मेड मटेरियल, लेकिन वो बना किस में से? सर्टन इथिलीन को यूज़ करके, ठीक है. और पेट्रोलियम है, राइट, वो नेचुरल रिसोर्सेस है. इंसान चाहे तो बना नहीं सकता कुछ, लेकिन पेट्रोलियम जो ऑयल निकलता है उसको रिफाइंड करके उसमें से डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, नेफ्था अलग अलग कर सकता है, राइट. तो डायरेक्टली पेट्रोल ज़मीन में से नहीं निकलता, एक ऑयल के फॉर्म में निकलता है. फिर उस ऑयल में से अलग अलग चीज़ें सेग्रीगेट कर जाती है. पेट्रोल भी उसी में से निकलता है, डीजल भी उसी में से निकलता है, नेफ्था भी उसी में से निकलता है, केरोसिन भी उसी में से निकलता है, और लास्ट में जो बच जाता है टार, जो हमको डामर रोड बनाने में काम आता है. ओके. तो ये सारी नेचुरल रिसोर्सेज हम लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं, हमारी एक्टिविटी से हम कैसे उसको पोल्यूट कर रहे हैं, राइट. और सस्टेनेबल करना है तो क्या है, तो आपको पता होगा एक साइंस में संस्कृत में श्लोक है, वसुधैव कुटुंबकम. सारी दुनिया जो है अपनी वो एक फैमिली है. पृथ्वी पर जितने लोग रह रहे हैं, चाहे वो अमेरिकन हो या चाइनीज़ हो या पाकिस्तानी हो, सब हम एक फैमिली हैं, एक भगवान के बनाए हुए हैं. ओके. सो जितनी चीज़ों के ऊपर हक है, पेट्रोल डीजल देखो कहाँ से निकलता है, दुबई ने वहाँ पर निकलता है ज़्यादा. कुछ मसाले उगते हैं, वो सिर्फ कहाँ उगते हैं, इंडिया में उगते हैं. तो अगर ऐसा होता कि मेरा तेरा करने बैठते तो इंडिया में जो उगता है वो दूसरे देशों को नहीं मिलता, दूसरे देशों में जो उगता है बनता है वो दूसरे और देशों में नहीं पहुंच पाता. लेकिन गिव एंड टेक, शेयर, ये सब चलता रहता है. लेकिन हमारी एक्टिविटी की वजह से हमने इन्वायरमेंट को बिगाड़ के रख दिया. अभी जैसे बात करें तो ज़रूरत ना हो, इम्पोर्टेंट ना हो तो पर्सनल गाड़ी यूज़ नहीं करनी चाहिए. बस ट्रांसपोर्ट जहाँ पर अवेलेबल है तो बस की सर्विस लेनी चाहिए, ट्रेन की सर्विस लेनी चाहिए. लेकिन फिर भी हम लोग एट ईज़ के लिए हम लोग अपनी पर्सनल्स गाड़ियों से ही निकलते रहते हैं. अब सोचो आप हॉस्टल के स्टूडेंट सारे के सारे अपनी अपनी गाड़ियों से आओ तो कितना पेट्रोल जाएगा, और ये सारा पेट्रोल जलेगा, वो पोल्यूशन करेगा. लेकिन आप सिर्फ एक ही बस में बैठ के आते हो तो कितना सारा पेट्रोल बच सकता है ना, कितनी एनवायरनमेंट पोल्यूशन बच सकती है. सो दिस वी हैव टू सी. So activity 16.1, find out about the international norms to regulate the emission of carbon dioxide. अभी आप देख रहे होगे कि नई गाड़ियाँ जो आ रही हैं वो उसके ऊपर एक टैग लगा हुआ होता है, BS4, BS5, BS6. तो ये जो है भारत है ना, भारत, तो उसका जो एमिशन निकलता है पेट्रोल के ऊपर से उसका एक से कोड दिया हुआ है BS5, BS6, अभी लेटेस्ट BS6 है, राइट. तो हर एक कंट्री का अपना अपना एक रेगुलेशन बॉडी होता है. हैव ए डिस्कशन इन क्लास अबाउट हाउ वी आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स मीटिंग दिस नॉर्म्स. तो वो नॉर्म्स अभी देखो, अब जब PUC गाड़ी जब आप चलाते हो तो पुलिस वाला आपको पकड़ता है तो इंश्योरेंस मांगता है, ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है ना, और गाड़ी के कागज़ किसके नाम की है गाड़ी,
वो मांगता है, और साथ में मांगता है पीयूसी। तो तुम्हारी गाड़ी कितना पोल्यूशन करती है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, पीयूसी, उसकी सर्टिफिकेट आपके पास है कि नहीं है, राइट। तो अपने देश में ये है कि एक लेवल होती है डिसाइडेड, उतनी लेवल तक कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है गाड़ी में से तो अलाउड है, उससे ज़्यादा निकलेगा तो अनफिट कर दी जाएगी गाड़ी को, राइट। So there are number of organizations that seek to spread the awareness about the environment and promote the activities and attitudes that lead to conservation of our environment and natural resources. Find out about the organizations. तो ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो ऐसा काम करती है कि लोगों में जागरूकता लाती है कि पृथ्वी को, इन्वायरमेंट को कैसे बचाया जाए, कैसे कम पोल्यूशन किया जाए. Awareness about the problem caused by the unthinkingly exploiting our natural resources has been a fairly recent phenomenon in our society. And once this awareness rises, some action is usually taken. You must have heard about the Ganga Action Plan. This multi-crore project came in about 1985 because the quality of the water in the Ganga was very pure. पहले क्या कहा जाता कि गंगा का रिवर सबसे साफ़ है, फिर एक टाइम आया कि गंगा का रिवर में जो लोग मर जाते हैं उसकी विधि करवाने जाते हैं तो उसकी हड्डियां डाल देते हैं, आजू बाजू की फैक्ट्रियां जो होती है वो अपना वेस्ट डाल देते हैं, तो ऐसे करते करते गंगा एकदम गंदी हो गई। जो सबसे साफ़ मानी जाती थी अब वो सबसे गंदी हो गई, अब उसको करोड़ों रुपए लग गए उसको साफ़ करने में। तो सोचो हमने ही अगर उसको गंदी नहीं की होती तो करोड़ों रुपए देश के बच सकते थे, पानी मिल सकता था और वो पैसों का हम कुछ अच्छा इस्तेमाल कर सकते थे। अब वो तो वेस्ट गया, पैसा सफाई में लगा दिया तो, राइट। तो ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं कुछ, ओके। Pollution of Ganga. As you can see, there are measurable factors which are used to quantify the pollution of the quality of water that we use for various activities. Some of the pollutant are harmful even when present in very small quantities, and we require sophisticated equipment to measure them. But as we learned in chapter 2, the pH of water is something that can easily be checked using universal indicator. तो पानी जो है उसकी पीएच लेवल जो है वो जल्दी से हम मेज़र कर सकते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर की मदद से, राइट। तो अगर थोड़ी मात्रा में भी कोई कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो सिर्फ थोड़ी मात्रा में होते हैं ना, फिर भी बहुत नुकसान पहुंचा देते हैं, राइट। बट वी नीड नॉट फील पावरलेस और वेल by the scale of the problems because there are many things we can do to make a difference. You must have come across the 3 R's to save the environment. तो 3 R क्या क्या है? Reduce, recycle and reuse. Reduce मतलब कम करना है, जो कुछ चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको रिड्यूस कर दो। ज़रूरत ना हो तो पर्सनल गाड़ियाँ यूज़ मत करो, ज़रूरत ना हो तो चूल्हा मत जलाओ, राइट। तो ये सारी चीज़, ज़रूरत ना हो तो लाइट मत इस्तेमाल करो, तो रिड्यूस कर दो। फिर रिसाइकल, तो ऐसी चीज़ें यूज़ करो जिसको आप बार बार यूज़ कर सकते हो रिसाइकल करके, राइट। और तीसरी है रीयूज़, है ना, एक ही चीज़ को बार बार यूज़ करने का रखो। जैसे अभी शादियों में जाते हैं तो पहले क्या होता था, प्लेट्स होती थी, प्लेट्स भी नहीं, वो पेड़ होते हैं ना उसके बड़े बड़े पत्ते आते थे, उसकी प्लेट्स बनाई जाती थी, उसकी कटोरियाँ बनाई जाती थी। तो आप लोग उसमें खाना खाते थे और खाना खाने के बाद उसको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हम फेंक देते थे और जानवर उसको खा जाते थे, गाय भैंस बकरी। तो पोल्यूशन भी नहीं होता था, पानी का बिगाड़ भी नहीं होता था, साबुन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी और हेल्दी रहता था हमारे लिए, राइट, क्योंकि हर बार नई थाली मिलती थी खाने के लिए। फिर वो सिस्टम थोड़ी धीरे धीरे करके बंद हो गया, अब स्टील के बर्तन ने वो सब आने लगे। अब स्टील के बर्तन भी आप धोओगे, है ना, तो पानी चाहिए होगा। अब शादियों में कितनी सारी प्लेटें होती है, कितने सारे कटोरे होते हैं, चमचियाँ होती हैं, बर्तन होते हैं, वो सब बनाते हैं, धोते हैं, तो बहुत सारा साबुन पानी चाहिए, उसमें ह्यूमन एफर्ट्स भी चाहिए। तो रीयूज़ करने, दूसरी फिर आ गई, सिस्टम में आ गई कि यूज़ एंड थ्रो, एक ही बार यूज़ किया फिर फेंक दो, धोने की झंझट नहीं। लेकिन हम फेंक देते हैं तो वो नुकसान करती है, क्योंकि वो थर्मोकोल जैसी चीज़ों से बनी हुई होती हैं और वो जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होती, तो वो पोल्यूशन बढ़ाने का काम करती हैं। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे समझते थे कि पुराने ज़माने में लोग अनपढ़ थे, राइट, लेकिन बहुत समझदारी से काम लेते थे
और आजकल जैसे जैसे हम लोग पढ़ाई बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हम लोग इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते जा रहे हैं, है ना। So reduce, recycle and reuse. But even while making everyday choices, we can make environment friendly decisions. For doing this, we need to know more about our choices affect the environment. These effects may be immediate or long term. The concept of sustainable development encourages forms of growth that meet the current basic human needs while preserving the resources for the needs of future generations. सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ लिंक टू इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। तो जब हमारा नेचुरल रिसोर्स बचा रहेगा तो इकोनॉमिकल हम लोग सस्टेन रह सकते हैं। अभी मान लो तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, राइट, और हम लोग चाहे तो सारा का सारा पेट्रोल ने डीजल ने सब खरीद के रख दे अपने पास, फिर बाकी की दुनिया अटक जाएगी। चाहिए तो कहाँ से ले आओगे? तो सस्टेनेबल यूज़ करोगे, राइट, कम यूज़ करोगे तो सबको मिलता रहेगा और जिसके पास है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी सस्टेन रहेगी, राइट। Thus, sustainable development implies a change in all the aspects of the life. It depends on the willingness of the people to change their perceptions of the socio-economic and environmental conditions around them, and the readiness of each individual to alter their present use of natural resources. एक टाइम था जब 10th के बच्चे जो थे, जैसे ही 10th में आएगा तो माँ बाप उसको एक लैपटॉप ले देंगे, एक मोबाइल ले देंगे, एक बाइक ले देंगे, है ना। और पुराने ज़माने में तो लोग कॉलेज भी साइकिल से जाया करते थे, तो साइकिल भी एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती जिसके पास साइकिल होती, वरना लोग तो पैदल ही जाते थे, राइट। अभी 10th स्टैंडर्ड में ही आप लोग उसको बाइक्स ने वो सब ले देते, कोई जगह पर तो 6, 7, 8 के बच्चे भी वो सब चलाने लग जाते हैं, राइट। तो होता क्या है कि हम लोग सुविधा देखने जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, राइट। सो सोचना चाहिए कि भाई हम पैदल जा रहे हैं तो हमें शर्म नहीं आनी चाहिए, कुछ भी लेने जा रहे हैं पैदल भी जा सकते हैं, साइकिल भी। अभी देखो नया ट्रेंड चला है फिट इंडिया मूवमेंट का, जिसमें क्या होता है ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, तो साइकिलिंग उसमें एक है कि जितना ज़्यादा साइकिल यूज़ करोगे तो इन्वायरमेंट भी बची रहेगी और आपकी हेल्थ भी बची रहेगी। वरना क्या होता था कि सभी लोग पेट्रोल वाली गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं तो स्मोक बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, फिर एसिड रेन होगा, ये सब प्रॉब्लम्स होती जाती है, बढ़ती जाती हैं, है ना। और एक बार पेट्रोल ख़त्म होता जा रहा है, वो तो ख़त्म हो ही रहा है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 1 लीटर में से आधा लीटर बचा लिया, आधा लीटर यूज़ के लिए, फिर वो आधा लीटर वापस 1 लीटर हो जाएगा तो वापस आधा लीटर उसमें से निकाल लेंगे, ऐसा नहीं होता है। जितना यूज़ किया वो फिनिश, वन टाइम यूज़ होता है वो। तो हमको थोड़ा सा अपने दिमाग को, अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। वाई डू वी नीड टू मैनेज अवर रिसोर्सेज? ज़रूरत क्या है इसको करने की? तो ये तो कॉमन सवाल है, सबको पता ही होगा क्यों ज़रूरत है। Not just the roads and buildings, but all the things we use, consume, food, clothes, toys, furniture, tools and vehicles are obtained from the resources on this earth. तो कुछ भी चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सभी की सभी चीज़ें ज़मीन के अंदर से निकली हुई है ना। आप बोलोगे बुक थोड़ी ना निकली, बुक नहीं निकली, पेड़ निकला, पेड़ निकला तो उसमें से हमने पत्तों निकाली, पत्तों में से उसका रिफाइंड कर दिया, उसको एक क्रश कर दिया, फिर उसमें से पेपर बनाया, तो पेपर में से बुक बनाई, राइट। तो बुक अल्टीमेटली निकली तो ज़मीन में से ही। तो दुनिया की कोई भी चीज़ें ले लो, सब ज़मीन में से ही निकलती है, आसमान से टूट के कुछ नहीं आता। द ओनली थिंग वी गेट फ्रॉम आउटसाइड इज़ एनर्जी वी रिसीव फ्रॉम द सन। तो बाहर से अगर कुछ आता है वो है सन की एनर्जी। इवन दिस एनर्जी इज़ processed by living organism, various physical and chemical processes on the earth before we make use of it. Why do we need to use our resources carefully? क्या ज़रूरत है? Because these are not unlimited, and with the human population increasing at a tremendous rate due to improvement in the healthcare, the damage of our resources is increasing at an exceptional rate. The management of the natural resources requires a long-term perspective so that this will last for the generations to come and will not merely be exploited to the hilt of some short-term gains. This management should also ensure equitable distribution of resources so that all and not just a handful of rich
and powerful people benefit from the development of these resources. तो ये सारे रिसोर्स का डेवलपमेंट का जो अर्थ वो ये होता है कि पृथ्वी के हर एक लोगों को समानता से उसका भोगवने का हक मिलना चाहिए। ऐसे नहीं है कि मुट्ठी भर पैसे वाले लोग जो हैं उसका पहला हक है। अभी जैसे देख लो कि कोरोना रसी जो निकलेगी पूरी दुनिया को चाहिए होगी, है ना। कोरोना वायरस तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, लेकिन डेवलप हो जाएगी तो सबसे पहले मिलेगी किसको? तो जो लोग पावरफुल हैं, जो वो लोग पैसे वाले हैं, जिसको अभी कोरोना हुआ नहीं है, लेकिन वो लोग क्या करेंगे, लेके रख देंगे अपने पास, है ना, कि बाय चांस मेरे को हुआ तो मैं उसकी रस्सी ले सकता हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसको ज़रूरत है पहले उसको मिलनी चाहिए। तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्या है? फॉरेस्ट आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स. One measure of the biodiversity of an area is the number of species found here. तो बायोडाइवर्सिटी की स्केल हमें कैसे पता चलेगा कि कितने सारे लोग, कितनी सारी स्पीशीज़, कितनी सारी जातियाँ वहाँ पर रह रही हैं। However, the range of different life forms, bacteria, fungi, flowering plant, nematodes, insects, birds, reptiles, and so on, is also important. One of the main aim of conservation is to try and preserve the biodiversity we have inherited. Experiments and field studies suggest that a loss of diversity may lead to a loss of ecological stability. अभी जैसे पुराने ज़माने में आपने डायनासोर्स देखे थे पेरेंट्स ने, राइट। अब देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्यों? क्योंकि सिर्फ फ़ोटोज़ में और उसमें दिखेगा। फिर आया टाइगर का शिकार करने लगे थे लोग, है ना। तो टाइगर का शिकार करते गए एक टाइम आया जब बहुत ही कम रह गए। अभी देखो, अब सफ़ेद हाथी आप लोगों में से कितनों ने देखा होगा? सफ़ेद टाइगर भी आता है, कितने होंगे? अगर वो प्रजातियाँ फिनिश हो गई तो फिनिश हो गई, फिर हम उसको वापस कहाँ से लाएंगे? इसीलिए ज़रूरत है उसको बचाया जाए, बायोडाइवर्सिटी को, राइट। स्टेक होल्डर्स, वी ऑल यूज़ वेरियस forest produce, but our dependency on forest varies. For some have access to alternates, some do. When we consider the conservation of forest, we need to look out the stakeholders. अभी देखो, जंगल की बात करें तो जंगल में से भी हमको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो हम ये सोचते हैं कि जंगल के ऊपर सिर्फ हमारा अधिकार है। नहीं, स्टेक होल्डर्स मतलब कि ज़मीन जायदाद और फॉरेस्ट जो है हमारी, उसके ऊपर कितनों का हक बनता है। द पीपल हु लिव इन एंड अराउंड द फॉरेस्ट आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूस फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ। जंगल के आजू बाजू में जो लोग रह रहे हैं उनकी बहुत सारी दिन की गतिविधियाँ, दिनचर्या प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहती है। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट विच ओन्स द लैंड एंड कंट्रोल्स द रिसोर्सेज फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो ज़मीन के ऊपर, जंगल के ऊपर किसका हक होता है? सरकार का हक होता है, तो वो कंट्रोल करती है। द इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रॉम those who use the tendu leaves to make the beedis, the ones with the paper mills, who use various forest products but are not dependent on the forest in any one area। तो जो लोग बीड़ी बनाने की फैक्ट्री हो, जिनकी बुक्स बनाने की फैक्ट्री है, वो भी जंगल के ऊपर डिपेंड करते हैं। The wildlife and the natural enthusiasts who want to conserve the nature in this pristine form। तो कुछ एक्टिविस्ट होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, जंगल को बचाना है, उसके लिए ग्रुप बनाते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं, राइट। लेट अस टेक ए लुक what each of these groups needs gets out of the forest. The local people need large quantities of firewood, small timber and thatch. Bamboo is used to make the slats for their hut, and baskets for collecting and storing the food material. Implements for agriculture, fishing and hunting are largely made up of wood. Also, forests are sites for fishing and hunting. In addition to people gathering fruits, nuts and medicines from the forest, their cattle also graze in the forest areas or feed on the fodder which is collected from the forest। तो आजू बाजू में जो प्रजातियां रहती हैं जंगल के, तो वो तो डिपेंड रहते ही हैं उसके ऊपर। उसके जानवर जो होते हैं वो भी खाना खाने के लिए जंगल में ही चरने चले जाते हैं, है ना। सो डू यू थिंक सच यूज़ ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज वुड लीड टू द एग्जॉस्टन ऑफ दिस रिसोर्सेज?
Do not forget that before the British came and took over most of our forest areas, people had been living in this forest for centuries. They had developed the practice to ensure that the resources were used in a sustainable manner. तो जब ब्रिटिश लोग भारत में आए और कब्ज़ा कर लिया, फॉरेस्ट पे भी जब कब्ज़ा कर लिया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दवाइयाँ जो हैं वो जंगल में उगती थी जड़ी बूटियों के फॉर्म में। तो उससे पहले भी जो लोग वहाँ पर रहते थे जंगल में, तो वो लोग जो चीज़ें यूज़ कर रहे थे जंगल की, तो वो कैसे यूज़ कर रहे थे कि उन्हें पता था कि ये हम ऐसे समझदारी से यूज़ करनी है कि ख़त्म ना हो, जय उसको ध्यान रख के ख़त्म करना पड़ेगा, धीरे धीरे यूज़ करो ताकि दूसरी उग आए, है ना। ऐसा नहीं कि एक साथ ही हम लोग फिनिश कर दें उसको। They have developed the practice to ensure that the resources were used in a sustainable manner after the British took control of the forest, which they exploited ruthlessly for their own purpose. These people were forced to depend on much smaller areas, and forest resources started becoming overexploited to some. The forest department in India, independent Indian, took over from the British, but local knowledge and local needs continued to be ignored in the management practice. Thus, vast tracts of forest have been converted to monocultures of the pine, teak, and eucalyptus. In order to plant these trees, huge areas are first cleared for all the vegetation. This destroys a large amount of biodiversity in the area. Not only this, the very needs of the local people, leaves for fodder, herbs and medicine, fruits and nuts for the food can no longer be met from such forests. Such plantations are useful for the industries to access the specific products and are an important source of revenue for the forest department. But do you know how many industries are based on forest products? A short count reveals the timber, paper, lac and sports equipment. अभी देखो, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो गवर्नमेंट की ज़मीन जो है, जंगल, उस बहुत सारी ज़मीन गवर्नमेंट के अंदर है, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्लांट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चंदन का पेड़ तो बहुत महंगा होता है। तो क्या करते हैं कि सारी की सारी ज़मीन को पहले खाली कर देते हैं, जोत डालते हैं, फिर उसमें जो ज़्यादा इनकम देती है ऐसे ही प्लांट बोएंगे, तो क्या होगा कि आजू बाजू में जितने जीव थे वो कहाँ रहेंगे फिर। सिर्फ लोग इंसान की बात नहीं कर रहे, कुछ ऐसे जानवर होते हैं, कुछ ऐसे पक्षी होते हैं, कुछ ऐसे कीटाणु होते हैं जिनके लिए वो बसेरा होता है। तो आपने सारा घास फूस सब निकाल दिया, प्लेन ज़मीन कर दी, तो वो लोग कहाँ जाएंगे फिर, है ना। और घास भी निकाल दोगे तो वहाँ पर जानवर जो खाने का था उनका फॉडर, वो फिर कहाँ से खाएंगे। Industry would consider the forest as merely a source of raw material for its factories, and huge interest groups lobby the government for access to these raw materials at artificially low rates. Since these industries have a greater reach than the local people, they are not interested in the sustainability of the forest in one particular area. For example, after cutting down all the teak trees in one area, they will get their teak from the forest further away. They do not have any stake in the ensuring that one particular area should yield an optimal amount of some produce for all the generations to come. Now, what do you think will stop the local people in behaving in a similar manner? अब देखो क्या होता है कि जैसे टीक का वुड है वो बहुत कीमती है ना, फर्नीचर बनाने में। तो ज़्यादातर ज़मीन जो है गवर्नमेंट के अंडर में है, तो गवर्नमेंट अगर ये सारे पेड़ उगाएगी, और कुछ बिजनेसमैन जो होंगे वो सस्ते में, ये गवर्नमेंट से फ्रेंडली रिलेशन में होंगे जो, वो सस्ते में वो सारे का सारा टीक ले लेंगे। फिर ये जंगल तो ख़त्म हो गया टीक का उनके लिए, फिर दूसरा जंगल ढूंढेंगे, फिर वहाँ पर जो लोग होंगे गवर्नमेंट होगी उससे टाइप करके वो भी सारा सस्ते में ख़रीद लेंगे। ये सब प्रैक्टिस चलती रहती है। तो लोकल जो लोग होते हैं उनको वो फ़ायदा नहीं मिल पाता है। Lastly, we come to the nature and wildlife enthusiasts who are in no way dependent on the forest, but who may have considerable say in their management. The conservatives were initially taken up with the large animals like the lion, tiger, elephants, and rhinoceros. They now recognize the need to preserve the biodiversity as a whole, but shouldn't we recognize people as forming the part of the forest system? There have been enough instances of local people working traditionally
for conservation of forest. For example, the case of the Bishnoi community in Rajasthan, for whom conservation of forest and wildlife have been a religious tenet. The National Award for Wildlife Conservation in the memory of Amrita Devi Bishnoi, who in 1731 sacrificed her life along with 363 others for the protection of khejri trees in Khejri village near Jodhpur in Rajasthan. तो एक बिश्नोई कम्युनिटी की लेडी थी जो उसके साथ अलग अलग 363 और भी लोग थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी 1731 में जोधपुर राजस्थान में सिर्फ प्लांट को बचाने के लिए, राइट. Studies have shown that the prejudice against the traditional use of the forest areas has no basis. Here is an example. The Great Himalayan National Park contains within the reserved area alpine meadows which were grazed by the sheep in summer. Nomadic shepherds drove their flock up from the valleys every summer. When the national park was formed, this practice was put to an end. Now it is seen that without the regular grazing by sheep, the grass first grows very tall and then falls over, preventing the fresh growth. Now, management of protected areas by keeping the local people out by using force cannot possibly be successful in the long run. In any case, the damage caused to the forest cannot be attributed to only one local people. One cannot turn a blind eye to the deforestation caused by the industries. अब देखो एक हिमालयन वैली में क्या होता था कि घास उगता था तो वहाँ पर चरवाहे जो होते थे वो अपने जानवरों को ले जाके चराने ले जाते थे. तो क्या होता था कि थोड़ा थोड़ा घास उगता है और वो खाते जाते हैं, घास उगता है वो खाते जाते हैं, तो एक लेवल मेंटेन रहती है. लेकिन फिर उस एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया गया और फिर वहाँ पर वो चरवाहों को जाना अलाउड नहीं हुआ. तो घास क्या हुआ कि बड़ा 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 उगा और फिर टूट के गिर गया. अब नीचे जैसे ही बड़ा घास उग के गिरेगा तो नीचे से दूसरे घास को उगने के लिए जगह ही नहीं मिली. तो अगर ये लोग चालू रखते कि भाई भले खा भी रहे और नया भी उग रहा है, खा भी रहे नया भी उग रहा है, तो क्या बुरा था. We need to accept that the human intervention has been very much a part of the forest landscape. What has to be managed in the nature and the extent of this intervention. Forest resources ought to be used in a manner that is both environmentally and developmentally sound. In other words, while the environment is preserved, the benefits of the controlled exploitation go to the local people. A process in which the decentralized economic growth and ecological conservation hand in hand. The kind of economic and social development we want will ultimately determine whether the environment will be conserved or further destroyed. The environment must not be regarded as a pristine collection of plants and animals. It is a vast and complex entity that offers the range of natural resources for our use. We need to use these resources with due caution for an economic and social growth and to meet the material aspirations. अभी देखो इसका मतलब ये नहीं बनता होता कि कुछ प्लांट्स ही हैं जो वो है इकोलॉजी बनती है हमारी. नहीं, आजू बाजू के जितने भी जीव हैं वो उस प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, फिर वो चाहे जानवर हो या बर्ड्स हो, राइट. तो ये हमको डिसाइड करना है कि क्या करना पड़ेगा, कैसे यूज़ करना पड़ेगा हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को. सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्सेज, राइट, ये हम कल पढ़ेंगे. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.